लास्ट वाले काम में किसी को कोई डाउट हो, किसी भी नोटेशन में कोई भी प्रॉब्लम आई हो? मैट्रिक्स की नोटेशन की थी हमने कुछ, और कुछ फंक्शंस की अभी हाफ की थी। तो जिनका लेक्चर रह गया था उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी। कोई डाउट हो? तन्नू, रिकॉर्डिंग देख लिया आपने? ठीक है मैम, कोई डाउट नहीं है मैम। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, गुड। मीनाक्षी? मैं तो लाइव थी। हाँ, आप लाइव थे, कोई डाउट तो नहीं? लाइव में भी पता चले, लाइव में कोई डाउट आया? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिंपल ही थी। नहीं, चलो तो जिन्होंने लाइव देखी है उनको भी क्लियर हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दीदी थोड़ा शोर आ रहा है पीछे से। शोर आ रहा है? हाँ जी। 1 मिनट रुकिए फिर। अब ठीक है रेशम? हाँ जी दी। चलो देन स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो है आपको एक अलग सी जो हमने नई न्यू जो पढ़ी थी आर एन के अंदर, दैट इज कर्ल यू। कर्ल यू हमने बाउंड्री को बोला था कि यू की जो भी बाउंड्री होगी, यू एक कोई भी सेट है आपके पास, जो बाउंड्री पे होंगे पॉइंट्स वो सारे कर्ल यू में आ जाएंगे, बाउंड्री ऑफ यू। तो इसी से हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन अब कर रहे हैं, यू टी। यू टी, यू के नीचे टी लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि जो यू सेट आपने लिया है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम 0 से टी तक। मतलब यहाँ पे अगर हम कोई भी वेरिएबल यहाँ से पिक करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से हम यहाँ से पिक करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो 0 की तरफ से ओपन रख सकते हैं हम। यस, तो एक एलिमेंट तो यहाँ का है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम 0 से टी तक जा सकता है। यू कोई भी यू से अगर मैं पॉइंट ले रही थी, आपको कल भी बताया था कि एक्स बिलोंग टू यू हो तो एक्स फ्रॉम x1 x2 xn। यू अपने आप में एक आर एन टप्पल का सेट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू आर पे जा रही होगी। तो एन एलिमेंट्स यू से होगा एक तरीके से, अगर हम एन टप्पल का मान ले। क्रॉस प्रोडक्ट 0 टी मतलब इनटू में सम टाइम, कोई टाइम हम ले लें। तो इसका अगर मैं जर्नल पॉइंट लूँ पूरा का पूरा तो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स कॉमा टी। इस तरीके से इसका जर्नल पॉइंट आएगा आपके पास यूटी का। यूटी का जर्नल पॉइंट एक्स कॉमा टी से, एक्स जहाँ पे आपका यू से बिलोंग कर रहा है और टी 0 टी से बिलोंग कर रहा है। अब यूटी हमने स्पेशल क्यों लिखा है? ऐसा तो कल भी हमने एक पढ़ा था कि हम आर एन प्लस वन में टिपिकल पॉइंट एक्स टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे यूटी का जब मैं क्लोजर निकालूंगी, अब एक बात आप ही मुझे बताएंगे, अगर मैं किसी भी सेट के क्लोजर में से वो वाला सेट माइनस कर दूं तो क्या आएगा आपके पास? अगर इस सेट के क्लोजर में से मैं ये वाला सेट माइनस कर दूं तो क्या निकल के आएगा? बाउंड्री। जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। ऑब्वियसली बाउंड्री पॉइंट निकल के आएंगे। तो यहाँ पे जो ये स्पेशल जो हमने यूटी माइनस क्लोजर माइनस यूटी किया है, इसको हम सिर्फ बाउंड्री नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे पैराबोलिक बाउंड्री। इसका स्पेशल नाम दिया गया पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ यूटी। बहुत सारे आर्टिकल में हम लिखने वाले हैं कि हमने पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ यूटी लिया है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा टी से। जैसे कर्ल यू से हमने बाउंड्री ऑफ यू कहा था, ऐसे ही गामा टी क्या है आपके पास, जो आपने यू टी जो आर एन प्लस वन में पॉइंट लिया है उसकी बाउंड्री की जब आप बात करेंगे, दैट इज पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ यू टी। तो ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा आपको जब हम इसको आर्टिकल के अंदर यूज करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि हमने गामा टी को पैराबोलिक बाउंड्री ऑफ यू टी बोला है। ठीक है, इसके बाद आपने मीट्रिक स्पेस में कुछ 2-3 बातें और पढ़ी थी। मीट्रिक स्पेस के अंदर कुछ बोल लेते थे आप, एक स्पीयर, ओपन स्पीयर का नाम देते थे, क्लोज स्पीयर का नाम देते थे। तो हम पढ़ रहे हैं पहले, यहाँ पे जो नई नोटेशन आ रही है उसके लिए, दैट इज बी नॉट एक्स आर। जो वहां पे क्लोज स्पीयर था ना,
एग्जैक्टली हम यहाँ पे उनसे इनको मैच कर सकते हैं, ओपन स्फीयर उससे मैच कर सकते हैं, ओपन बॉल इन आर एन, ये और कुछ नहीं, ये क्या है आपके पास, ओपन बॉल इन आर एन विद, जिसका सेंटर कितना है, ये एक्स, और रेडियस कितनी है, आर। मतलब आपने एक ऐसी बॉल बनाई है यहाँ पे, दीदी यस हाँ बोलिए। एक पर पीछे वाली नोटेशन में कर्ल यू इज इक्वल टू गामा टी रहेगा फिर। कर्ल यू, अगर हम पैराबोलिक के केस में बात करें, अगर हम यू टी वाला स्पेस ले रहे हैं तो उसमें बाउंड्री आपकी गामा टी के इक्वल हो जाएगी। ओके ओके। ठीक है, जब हम u क्रॉस जीरो टी वाला स्पेस ले रहे हैं उसकी जब हम बाउंड्री की बात करेंगे तो वो गामा टी बनेगी। इसको स्पेशली एक नोटेशन हमने दिया पैराबोलिक बाउंड्री, क्योंकि हम इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं आगे। सिंपल सेट की बाउंड्री नहीं लेंगे हम इस तरीके की सेट की बाउंड्री लेंगे जिसके पॉइंट आर एन प्लस वन टाइप के आ रहे होंगे, लास्ट वाला टाइम से, और पहले सारे जो एन पॉइंट है वो आर के होंगे, यू एक सेट होगा वहां से होंगे। ओके ओके ओके। चलिए, तो हाँ इसमें हम थे कि बी नॉट एक्स बार, देखो कैसे बनेगा ये, सेंटर आपने एक्स बोला है, रेडियस आर लेते हुए कुछ इस तरीके की आपकी एक ओपन बॉल है ये। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, मान लो मैं ये पॉइंट ले रही हूँ तो इसके अंदर के सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो ये जो भी पॉइंट होंगे कैसे होंगे, इस डिस्टेंस से कम या फिर इक्वल। अगर मैं इसके अंदर के पॉइंट की बात करूँ तो इस डिस्टेंस से लेस वाले, मतलब इसमें सारे वो वाई आ रहे हैं। वहां पे हम मीट्रिक स्पेस में एक जर्नल किसी स्पेस की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा सारा काम चल रहा है आर एन पे। तो यहाँ पे आपको वो वाई लेने हैं जिनका डिस्टेंस एक्स के साथ, जब मैं इनका डिस्टेंस लू एक्स से मेजर करूं तो वो इस वाले डिस्टेंस से लेस रहे, लेस देन आर रहे। तो क्लियर हो रही है बात, वो वाले सारे पॉइंट आपको लेने हैं जिसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम रहे, जो रेडियस है इससे कम रहे, मतलब इसके अंदर अंदर वाले सारे पॉइंट आ रहे हैं, ये वाले पॉइंट आ रहे हैं सारे अंदर वाले। तो जब बी के ऊपर हम नोड लगाएंगे दैट इज ओपन बॉल, सिर्फ अंदर अंदर वाले सारे पॉइंट लेने हैं। और यही अगर मैं बी के ऊपर से नोड हटा दूं, अगर हम नोड को स्किप कर दें यहाँ पे, तो वो बन जाएगी क्लोज्ड बॉल आपके पास, क्लोज्ड बॉल इन आर एन। तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ जहां पे आप लेस देन लिख रहे हैं वहां आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। जो आपने लेस देन लिखा इक्वल टू का मतलब अब की बार आपने ये वाली बाउंड्री भी इंक्लूड कर ली है। इक्वल टू वाले पॉइंट बन सकते हैं, जो इतना डिस्टेंस जिनका इक्वल रह रहा है वो वाले पॉइंट भी आपके पास आ सकते हैं यहाँ पे। तो ओपन और क्लोज बोर्ड में सिर्फ इतना ही फर्क है, एक में बाउंड्री पॉइंट नहीं आ रहे हैं, एक में बाउंड्री पॉइंट भी आ रहे हैं इंटीरियर के साथ साथ। ठीक है, तो इनकी नोटेशन ध्यान रखना, जो पहला पॉइंट है दैट इज फॉर सेंटर एंड सेकंड पॉइंट इज फॉर रेडियस। ठीक है, देखो इसी के साथ एक और भी यहाँ पे आती है, जो नोटेशन आपके नोट्स में मिसिंग है तो उसको लिख लेना साथ में। जो जो बातें मैं आपको बीच में नहीं करा रही हूँ उनको आप नोट डाउन करते जाना अपने नोट्स को, चाहे आप बाद में इस नोटबुक से मिला लिया करो, नोटबुक सभी के साथ शेयर है। तनु तुम्हें भी मैं ये वाली नोटबुक शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिसपे मैं लिख रही हूँ। ओके तो मैम। इससे आप डेली का मैच कर लेना कि क्या काम आपके नोट से अलग हो और उसको वहीं पे नोट कर लेना डेली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट वेट करना, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है इसमें। जब से मौसम ऐसे हुआ नेटवर्क का भी इशू ज्यादा ही होने लग गया। दोबारा शेयर करनी पड़ेगी एक बार। मनीष क्लियर हुआ तुम्हें जितना हुआ अभी तक?
मैम अभी ज्वाइन किया है, लास्ट लेक्चर का तो हो गया था। लास्ट हो गया, इसमें लेट क्यों हो गए अब आप? मैम मैं बाहर गया हुआ था, इस टाइम पे थोड़ा काम हो जाता है। अच्छा चलो, कल से तो रेगुलर क्लास है आपकी, कल मॉर्निंग 8 to 9 फील्ड की रहेगी, पता चल गया होगा। हाँ जी मैम। ठीक है, और इसकी क्लास आपकी इवनिंग 5 to 6 तो बिजी नहीं रहते हो? नहीं मैम। ठीक है, हाँ तो देख फाइव लो टू दी, सिक्स दोनों में से आप कर सकते हो, मतलब मैंने एडजस्टमेंट कर ली अपनी, 5 to 6 या 6 to 7 में आप देख लो। अच्छा मीनाक्षी, तुम्हारी भी होगी एडजस्टमेंट? हाँ मतलब ठीक आपको है, 6 to 7 ज्यादा कंफर्टेबल था तो आप वही कर लो। नहीं 5 to 6 भी ठीक है, वो तो आज आपकी दोनों क्लास एक साथ हो गई ना, इसीलिए। नहीं तो एक मॉर्निंग और एक इवनिंग सही रहती है आपकी। तो 5 to 6 इसकी कंफर्म कर लेते हैं सबकी टाइमिंग, और मॉर्निंग वाली फील्ड की रख देते हैं। ठीक है, जिस दिन हाँ मॉर्निंग में कुछ अलग कुछ इशू रहता है या पेपर ड्यूटी होती है, मेरी एग्जाम ड्यूटी या इवनिंग में होती है, तो टाइम आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है। वैसे आपका परमानेंट टाइम हम यही रख रहे हैं दोनों क्लास का। ठीक है, जिस दिन इवनिंग ड्यूटी होगी उस दिन मैं 6 to 7 भी शिफ्ट कर सकती हूँ, जिस दिन मॉर्निंग ड्यूटी होगी उस दिन मॉर्निंग वाला टाइम आपका इवनिंग में जा सकता है। तो कोई नहीं, आप फिर ये वाला 6 to 7 कर लो, और जिस दिन मॉर्निंग में प्रॉब्लम मतलब आए वो फिर 5 to 7 कर देंगे उस दिन। वो आपस में म्यूचुअल देख लेना कि तुम्हें इवनिंग वाला 5 to 6 या 6 to 7 कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है? वो आपस में डिस्कस कर लेना। मुझे इवनिंग वाले दोनों ठीक है, 5 to 6, 6 to 7। ठीक तो है। ये नोटेशन था, इससे पहले हम एक और नोटेशन एक्स्ट्रा करे थे, रुको 1 मिनट बस। एक नोटेशन और करनी है हमें इसके अंदर, दैट इज CTXR। दीदी ये जो, स्क्रीन अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही आपको? एक सेकेंड, ठीक है, शेयर ही नहीं की हमने दोबारा, पहले तो अब विजिबल है? हाँ जी। चलिए, देन एक नोटेशन आपकी आती है CXTR। देखो एक बॉल वाली हमने की थी अभी, ओपन और क्लोज बॉल, तो उसी से मिलती जुलती नोटेशन आपके पास CXTR। ये है कि आपके पास क्लोज्ड सिलेंडर, एक आपको क्लोज सिलेंडर लेना है जिसका टॉप सेंटर, जो टॉप वाला सेंटर है वो XT पॉइंट पे रहे, रेडियस जिसकी R रहे, और हाइट जिसकी R² रहे, R² हाइट रहे। मतलब एक ऐसा आपको सिलेंडर यहाँ पे फॉर्म करना है, से दिस इज अ सिलेंडर, जिस सिलेंडर की टॉप का सेंटर XT हो, मतलब जो टॉप वाला पॉइंट है, इसका जो मिडल पॉइंट है दैट इज XT, और साथ साथ जो इसकी रेडियस रहे, रेडियस R, यहाँ वाले भी R, ये सारी रेडियस सेम रहेगी, और हाइट, जो ये हाइट है सिलेंडर की दैट इज R², रेडियस का डबल हो जाए R²। इस तरीके का आपको एक क्लोज सिलेंडर बनाना है, सारे बाउंड्री पॉइंट भी लेने हैं आपको। तो इसकी जब हम नोटेशन लिखेंगे, नोटेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। क्लोज सिलेंडर, एक तो देखो ये वाले सारे पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे, ऊपर और नीचे वाले, तो ऊपर और नीचे वाले पॉइंट तो सेम उसी तरीके से लिखे जाएंगे जैसे आपने क्लोज्ड बॉल के लिखे थे, वैसे लिखे जाएंगे। और जो आपके ये अंदर वाले पॉइंट हैं, जो ये वाले पॉइंट हैं, ये जो बच गए, इन पॉइंट्स को आप कैसे लिख रहे हैं इनको और देखते हैं हम। देखिए, CXTR इज इक्वल टू, वो सारे y आएंगे, एक तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू R, ये तो आपने बोल ही दिया, ये तो ऊपर नीचे वाले पॉइंट हो गए, और साथ में वो सारे S बिलोंग टू R आएंगे, वो सारे S लो जो किस तरीके से हो, T माइनस R² इज लेस देन इक्वल टू S इज लेस देन इक्वल टू T। मतलब वो सारे पॉइंट जो T माइनस R² से लेकर T तक है, T माइनस R², मतलब उस T में से आपने हाइट को पहले तो बिल्कुल ही माइनस कर दिया, हाइट को बिल्कुल ही माइनस कर दिया, मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट आ गया आपका,
और एक आप टी पॉइंट पे ही पहुंच गए हैं, टी पॉइंट पे ही पहुंच गए हैं। तो वो सारे पॉइंट जो हमने ऊपर सिलेंडर बनाए थे, अगर उसी पे चलते हैं, अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स टी पॉइंट था। अगर ये एक्स टी पॉइंट है तो यहाँ पे भी आप एक तरीके से टी तो सेम ही रहेगा दोनों में। अगर मैं इस तरीके की 2 डायमेंशनल में लूँ, वैसे आप ले आर एन में रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2 से कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि 2 में कनेक्ट करना ईजी होता है। तो जो यहाँ पे एक्स की यहाँ पे वैल्यू, वही वैल्यू हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो उस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं कि टी तो सिंगल वेरिएबल का था, आर में से था वो, तो टी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है दैट इज टी, तो नीचे वाला यहाँ पे कौन सा पॉइंट बनेगा आपका? एक्स तो चलो सेम हो गया कोऑर्डिनेट, नीचे वाला पॉइंट क्या बनेगा? अगर ये पूरी हाइट आर स्क्वायर थी, इस हाइट को अगर मैं माइनस कर दूं, टी माइनस आर स्क्वायर, ऊपर टी पॉइंट है तो नीचे क्या बनेगा? टी माइनस आर स्क्वायर। तो इनके बीच के मैंने सारे एस लिख लिए, वो सारे एस जो टी माइनस आर स्क्वायर से लेकर टी तक के होंगे। तो क्लियर हुई है वाली बात? अगर हम टी के विद रिस्पेक्ट बात करें, टी इज इन सिंगल वेरिएबल। अब ये सिंगल लाइन आपकी एक तरीके से बन गई है टी वाली, टाइम एक सिंगल वेरिएबल होता है। तो अगर ये टी पॉइंट है, ये क्या था आपका? टी माइनस आर स्क्वायर। तो ये वाले सारे एस हमें लेने हैं जो इससे इसके बीच में लाई करेंगे। एक्स की बात तो हमने पहले ही कर ली कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन एक्स के केस में, इस पोर्शन को मूव कराना है, कहाँ से कहाँ तक मूव कराएं? टी माइनस आर स्क्वायर से लेकर टी तक। तो हमने इनको कंबाइन करके लिखा है, यूनियन करके लिखा है, तभी इसको मैं इकट्ठा ही लिख देती हूँ अलग अलग लिखने की बजाय, कि वो सारे y बिलोंग टू आर एन लो और वो सारे x बिलोंग टू आर लो, सच दैट x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू आर एंड t माइनस आर स्क्वायर एस लेस देन इक्वल टू टी। इन दोनों को मिलाना है आपने, एक तो वो लाइन और वो सारे सर्कल में इस तरीके से लाइन चले कि उससे सारे एलिमेंट कवर हो जाए। तो ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट भी आपका कहाँ से बन गया? ये आर एन और ये एक सिंगल वेरिएबल टी, तो ये कुछ उसी तरीके का पॉइंट बन गया है, यू टी टाइप का, यू टी टाइप का। तो वही हम सिलेंड्रिकल बाउंड्री में ही आ गए, और उसकी अगर आप बाउंड्री की बात करेंगे तो पैराबोलिक में चला जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि सी एक्स टी आर क्या है? दैट इज क्लोज सिलेंडर जिसकी रेडियस आर है और जिसकी हाइट क्या है? आर स्क्वायर है। तो उसमें किस तरीके के पॉइंट आएंगे? वो सारे वाई एक्स का कॉम्बिनेशन आएंगे। वाई तो आपको लेना है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू आर वाले पॉइंट, और एस कहाँ से लेना है? टी माइनस आर स्क्वायर से लेकर टी तक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे चलते हैं देन। देखो इसके बाद हम कुछ जो हमारे रिजल्ट निकल के आए हैं, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो B01 बनेगी, B01 का मतलब क्या है? वो सारे पॉइंट, वो सारे हमें y लेने हैं जिनका डिस्टेंस 0 से लेस देन रेडियस 1 है, वो सारे पॉइंट हमें लेने हैं। तो उन्होंने जो ये वाली जो बनाई, इन्होंने बोल, ये बोल कैसे बनेगी आपकी? एक सर्कल है, यूनिट सर्कल ऑफ रेडियस 1, साफ दिख रहा है हमें। तो इसका इन्होंने क्या निकाला? आर एन के अंदर एरिया, वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम निकाला आर एन के अंदर, मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट बोल, एक तरीके से ये निकाला इन्होंने इन आर एन। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें, एक अगर आपको ध्यान हो, यूनिट बोल इन आर क्यूब क्या बनती थी? आर क्यूब के अंदर स्फीयर टाइप बनेगी या नहीं बनेगी? यस मैम। स्फीयर बनेगी ना, रेडियस 1 1 1 है तीनों तरफ से, अगर हम देखें तो स्फीयर बन जाएगा इक्वल उसका, 2D में सर्कल बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम आर एन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन्होंने आर एन में जब इसका वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम आया है इनका आर एन के अंदर आर की पावर n/2। आर की पावर कितनी है? n/2। और इसके अंदर आगे क्या आएगा? बाय में आपके पास गामा फंक्शन है, इसके अंदर बाय में गामा ऑफ n/2 + 1, ये आया आपके पास। यहाँ पे n क्या है आपके अकॉर्डिंग? क्या n अभी तक आपने पढ़ा है? n, आर एन की बात कर रही है, ठीक है। जिस भी डायमेंशन में आप ले रहे हैं इस यूनिट बॉल का एरिया या वॉल्यूम, उस पर हम बात कर रहे हैं। ये अभी हमने वॉल्यूम लिखा है, सिर्फ वॉल्यूम कितना आया है? आर की पावर n/2 गामा ऑफ n/2 + 1, ये निकल के आया है आपके पास, ठीक है।
तो गामा फंक्शन आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम? यस, याद है गामा फंक्शन कैसे निकाला जाता है? मैम इसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और फिर बाहर मतलब कि जैसे n-1 गामा n-1 ऐसे निकलते हैं। हाँ, गामा ऑफ n क्या होता है? n-1 गामा ऑफ n-1। इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते हम लास्ट पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में हमें एक की वैल्यू सिर्फ पता होनी चाहिए, गामा ऑफ 1/2। यस मैम, √π कितनी होता है। होती है गामा ऑफ √π? यस, वेरी गुड। वैसे गामा फंक्शन आपका होता क्या है? 0 से इन्फिनिटी e⁻x x⁻n-1 dx। तो ये गामा ऑफ n बनता है। तो यहाँ से भी हम गामा 1/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। हाँ, बट इस प्रोसीजर से हम इजीली पहुंच जाते हैं कि हम उसको रिड्यूस करते जाएं, गामा 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? √π आ जाएगी। तो वहां से हम निकाल सकते हैं। हालांकि हमारा यूज नहीं है इसका, हम डायरेक्ट पुट करेंगे n की टर्म में ही। हमने सारा काम अपना Rn में ही करना है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जस्ट आपके पास, जिसको हम करके देख रहे थे। तो ये तो एक वॉल्यूम आया है। सरफेस एरिया क्या आएगा इसका? सरफेस एरिया जो आएगा वो भी देख ले रहे हैं। सरफेस एरिया जो आपने ये अल्फा एन निकाला है, इस अल्फा एन को सिर्फ और सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दो। दैट विल बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ यूनिट स्फीयर d01। d01 का जो आप सरफेस एरिया निकालेंगे दैट इज n इंटू अल्फा एन। जो आपने पहले अल्फा एन निकाला वॉल्यूम, उसी को n से मल्टीप्लाई करना है। तो जो इंपॉर्टेंस होगा उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट नोटेशन आपके पास एक और है इसी के अंदर। तो एक और नोटेशन, अच्छा इसी में अगर एक बार पर्टिकुलर केस और निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू, जब आपने लिया 3 में हमने क्या कहा था? क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है मीनाक्षी? 4/3 पाई आर क्यूब। यस, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ रेडियस हम ले रहे हैं 1, तो कितना बन जाएगा? 4/3 पाई। तो हम देखते हैं क्या हमारा आंसर ऊपर वाले से मैच किया है। जो हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट बॉल लिखा था इन Rn, वो कितना लिखा था हमने इसके अंदर? पाई की पावर n/2 गामा ऑफ n/2 + 1, ये हमने लिखा था। तो यहाँ आ गया पाई की पावर 3/2, और यहाँ क्या है? गामा ऑफ 3/2। 3/2 यहाँ आया +1, तो 5/2 आ गया एक तरीके से। गामा को अगर हम खोलेंगे, कैसे खोलते हुए बताया था, n-1 लिखना होता है अंदर वाले का। तो 3/2 गामा ऑफ 3/2 बन जाएगा ये। अगेन ब्रेक करोगे तो एक और इसमें से माइनस करोगे, पाई ऊपर 3/2 है, 3/2 पहले ही बाहर है, एक 1/2 और बाहर आ गया, गामा ऑफ 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आया पाई ऑफ 3/2, नीचे आया 3/4 एक तरीके से, और गामा ऑफ 1/2 हमने क्या निकाला था यहाँ पे? गामा ऑफ 1/2 दैट इज √π। अभी बताया था √π। तो ये 1/2 हो गई, ऊपर ले जाओगे माइनस करोगे तो पाई की पावर आ गई 1, और ये जब ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके 4/3। तो देखो ऊपर वाले से आंसर मैच किया है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमने बनाया है ये n डायमेंशन के लिए बनाया है, और हमने अभी तक सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही पढ़ा हुआ अपना वॉल्यूम का कंसेप्ट। आज तक आप यही जानते होंगे छोटी क्लासेस में कि वॉल्यूम जो हमारा वो 3D फिगर का निकलता है, लेकिन आज आपने एक नई चीज सीखी होगी कि वॉल्यूम हमारा n डायमेंशनल फिगर्स का भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ आपका स्फीयर का ही है, सर्कल का वॉल्यूम भी हम बोल सकते हैं। आप स्क्वायर पे भी बात कर सकते हैं। वॉल्यूम और कुछ होता है, वॉल्यूम ये होता है कि वो मटेरियल कितना स्पेस आपका ले रहा है, उसमें आप कितना लीटर डाला जा सकता है, कितना कंज्यूम वो कर सकता है जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, चलिए तो ये वेरीफाई भी हो गया आपका। कल हमने नॉर्म भी निकाला था, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। रेशम याद है नॉर्म? नहीं दीदी, भूल गई। भूल गए? नोटेशन याद रखो, लास्ट तक काम आने हैं। किसी और को याद है नॉर्म? नॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स आपने? हाँ, मैट्रिक्स का नॉर्म तो होता है ना, सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर करके उनका रूट ले लो। यस, वहां पे हमने यही किया था कि सारे एलिमेंट का स्क्वायर किया, उनको ऐड किया, उसका रूट। बेसिकली हमने a/a निकाला था, सेम का सेम ही के साथ रेशो निकाला था। तो आज हम नॉर्म पढ़ने वाले हैं जब हम काम कर रहे हो किसके अंदर?
आपको वेक्टर दे रखा हो एक एन टप्पल में, मतलब आपको एक ए दे रखा है जो एन कोऑर्डिनेट से लिखा जा रहा है, एन टप्पल का एक वेक्टर है a1 a2 an। तो इसका अगर मैं नॉर्म की बात करूं, इसका नॉर्म भी कुछ इसी तरीके से आएगा कि ए की हमें डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ही करनी है। मैट्रिक्स में हमने रेशो की थी, यहाँ हमें क्या करनी है, डॉट प्रोडक्ट करनी है ए की ए के साथ ही, और उसका रूट लेना है। वो क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ ए बन जाएगा। नॉर्म का सिंबल बेसिकली हम डबल से भी दे देते हैं और सिंगल से भी दे सकते हैं। कल हमने मैट्रिक्स में सिंगल से दिया था, तो आज भी सिंगल से ही दे लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, जब सेम की सेम का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई, मतलब सेम की सेम से करोगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो बेसिकली रूल यहाँ पे भी सेम है, दैट इज समीशन ai का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। ये क्या कहलाएगा आपका, यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ ए, यूक्लिडियन नॉर्म ऑफ ए। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट आप सिंपली कर सकते हैं दो वेक्टर की, उनके कॉरस्पॉन्डिंग टप्पल को मल्टीप्लाई करके, a1 को b1 से, a2 को b2 से, देन उनको ऐड करना। तो ये जो सिंपल आपने पढ़ रखे हैं ये ऑलरेडी वही है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो उसका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, a प्लस आयटा b की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये सारे के सारे रिजल्ट आप जो Rn पे आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे आप Cn पे भी लेके जा सकते हैं। जहां जहां R लिखा है वहां वहां हम C लिख लेंगे। R और C में फर्क कितना है, R में सिंगल एक रियल नंबर आता है, C में क्या होता है, R स्क्वायर से मैपिंग चलती है बेसिकली, a प्लस बी आयोटा वेयर ए बी बिलोंग टू R। तो इतना सा डिफरेंस है बस, बाकी सारी नोटेशन सेम रहेंगे आपकी उसके अंदर। तो उसको हम नहीं कर रहे हैं Cn को, Rn करना है हमें। जो पीडी का आपका ये पूरी बुक है ये सिर्फ Rn में आपकी, लेकिन आप इस कंसेप्ट को, सारे के सारे कंसेप्ट को Cn पे भी जर्नलाइज कर सकते हैं। जिसने इस एरिया में अगर रिसर्च करनी हो वो Rn वाले काम को Cn पे लेके जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल नोटेशन हमने सारी कर ली हैं, कल मैट्रिक्स भी की थी। अब हम कर रहे हैं नोटेशन फॉर फंक्शंस। फंक्शंस के लिए नोटेशन, तो एक अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? सबसे पहले तो मुझे डेफिनेशन चाहिए, फंक्शन होता क्या है? मैम फंक्शन एक रूल होता है जो एसोसिएट करता है x की हर एक वैल्यू को टू यूनिक वैल्यू है। यस, हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ मैपिंग फ्रॉम अ सेट टू अनदर सेट which maps every element of first set to a unique image to the another set। कि पहले जो आपने लिया है, हमने क्या कहा, दो सेट लेने आपको a और b, तो फंक्शन क्या होगा, एक मैपिंग होगी a से b पे। a को आप डोमेन कह सकते हैं, b को आप को डोमेन कहते हैं। तो a से b पे ऐसी मैपिंग लेनी है कि a के हर एलिमेंट की b में इमेज मिलनी चाहिए, कैसी, यूनिक इमेज। ऐसा ना हो ये दो पे मैप हो रहा हो, इसके दो आंसर आ रहे हो, वो फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन कैसे बन सकता है कि यहाँ के एलिमेंट की यूनिक इमेज मिले इधर। हाँ ये हो सकता है कि इसकी इमेज भी यही सेम मिल रही है, वो चल जाएगा, लेकिन यहाँ से इमेज सिंगल ही जानी चाहिए, इसकी इमेज दो नहीं बन सकती। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, इसके हर एलिमेंट की यूनिक इमेज। तो फंक्शन जो भी है उसकी एक डोमेन होगी, ये हमें पता चला है, और कुछ ना कुछ को डोमेन होगी। और जहां जहां ये वाला मैप हो रहा होगा, इधर कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, तो जहां जहां ये मैप हो रहा होगा वो रेंज बन जाएगी। रेंज क्या है, जो जो एफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं, जैसे जैसे आप ए पुट कर रहे हैं, ए की जो जो एलिमेंट ले रहे हैं उसकी जो इमेज आ रही है, दैट इज रेंज। ये फंक्शन होता है। तो अब हम फंक्शंस को अगर उनकी डोमेन अगर हम Rn से ले लें, अभी तो आपने डोमेन सिर्फ कोई भी एनी सेट ए बोला है, अब मैं ए को फिक्स कर दूं, ए की जगह पे मैं एक फंक्शन बना रही हूँ यू से, वो फंक्शन मैंने लिया है कैपिटल यू से आर तक। ये यू क्या है आपकी, यू एक ऐसी डोमेन है जो सबसेट ऑफ Rn है, मतलब वो डोमेन आपकी एन टप्पल की कोई भी है, वो एक भी हो सकती है, रियल लाइन भी हो सकती है, 2 टप्पल वाली भी हो सकती है, 3 टप्पल वाली भी हो सकती है, एन टप्पल वाली, कोई भी सबसेट है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डोमेन फिक्स कर रखी है, दैट इज ऑन टप्पल बेस है, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो एक सिंगल रियल वैल्यूड फंक्शन आना चाहिए, सिंगल रियल वैल्यूड फंक्शन। तो वो कैसे लिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको।
से मैं 3 के लिए एग्जांपल दे रही हूँ। u x1 x2 x3 का आंसर जो आपका आ रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 ये आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं इससे? यहाँ पे आप 3 एलिमेंट रखेंगे R से, जहाँ पे x1 x2 x3 तीनों के तीनों R से बिलोंग करें। ये अपने आप में एक R का, ये R का, ये R का, मतलब तीनों को अगर हम मिलाएं तो R क्यूब का एलिमेंट लिया हमने। U यहाँ पे हमने क्या लिया? सबसेट लिया है आर एन का, कौन सा? R क्यूब लिया हमने, R क्यूब। तो इसकी इमेज हमने क्या लिखी है? ये लिखी है। मतलब अगर मैं कहूँ आप मुझे बताइए 1 1 1 की इमेज क्या आएगी? वो आएगी 5। तो एक सिंगल आंसर आ रहा है रियल नंबर। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ डोमेन तो आप आर एन टप्पल टाइप रखो, लेकिन जो आंसर आए वो सिंगल आंसर आए। एक ऐसी मैपिंग हो जो रियल वैल्यूड मैपिंग हो, रियल पे मैप कर रही हो सिंगल नंबर की। तो u इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसकी डोमेन आपने कैपिटल U लिया, दैट इज सबसेट ऑफ आर एन। मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ ये बोलना चाह रही हूँ कि u ऑफ x निकालो, तो इसका मतलब और कुछ नहीं, इसका मतलब यही है कि u ऑफ x1 x2 xn फाइंड आउट करना है आपको। x बिलोंग टू u का मतलब ये है। कभी भी अब ये मत समझना पूरी पीढ़ी में x का मतलब सिंगल वेरिएबल है। x यहाँ पे अपने आप में एक n टप्पल का वेरिएबल होगा जब भी मैं x बिलोंग टू u बोलूंगी। u आपका जहां भी आ रहा है वो हर जगह पे टप्पल की फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो फंक्शन को हम इक्वल कब बोलते हैं बताओगे? फंक्शन की सेंस में अगर आप कहोगे u और v दो फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब उनकी इमेजेस इक्वल होंगी, मतलब अगर कोई एलिमेंट रखें तो यस, सेम बिल्कुल। आंसर आए। यस, इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट रखें उनका आंसर सेम आए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू। ठीक है, इसको फिर हमने शॉर्ट भी किया था, अगर आपको याद हो वेक्टर स्पेस में हमने कहा था कि अगर बेसिस की इमेज सेम आ रही है तो इनकी इमेज भी सेम अपने आप आ जाएगी, क्योंकि बेसिस से मिलके ही बाकी सारे एलिमेंट बनते हैं। दैट विल बी जनरेटिंग सेट ऑल्सो। तो यहाँ पे भी यही मीनिंग है कि u इज इक्विवेलेंट टू v इफ u एंड v एग्री फॉर ऑल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे यही मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आप पुट कर रहे हो, जो डोमेन है। तो डोमेन के हर वैल्यू के लिए u और v एग्री करने चाहिए, तब हम क्या कह देंगे कि u इज इक्विवेलेंट टू v, u इज इक्वल टू v। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जो आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट में बार बार मिलेगी आपको लिखा हुआ, सपोर्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन का सपोर्ट। तो सपोर्ट क्या होता है फंक्शन का? इसमें आप वो वाले सारे पॉइंट रखते हैं जिसमें फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो आ रही हो, वो सारा सेट आप बनाएंगे, वो सारे एक्स रखेंगे जिनमें फंक्शन नॉन जीरो रह रहा हो, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कि अगर आप, मैं फंक्शन एक देखो जनरली वन वेरिएबल का ले रही हूँ क्योंकि आप वन से जल्दी समझते हैं। एफ एक्स मैंने साइन एक्स ले लिया, तो अब सपोर्ट अगर मैं निकालू इस फंक्शन की, तो इस फंक्शन की सपोर्ट क्या आएगी बता सकते हो? वो सारे एक्स आपको बताने हैं, वो सारे डोमेन के पॉइंट बताने हैं जिसपे फंक्शन का आंसर नॉन जीरो आ रहा हो। एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है अब की बार। जीरो को छोड़कर सभी साइन जीरो पे ही सिर्फ जीरो होता है। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? जीरो मतलब मैम। उसके अंदर अगर हम जीरो। ठीक है, साइन का अगर आप ग्राफ बनाओ, जीरो पे जीरो, पाई कह सकते हैं पाई बाई टू पे मैम। वन आता है इसका, तो फिर ऐसे पाई पे 2 पाई ऐसे सभी चलता जाएगा। हाँ n पाई आ बिल्कुल, जाएगा ना। प्लस पीरियोडिक माइनस फंक्शन है एन ना पाई, ये। प्लस माइनस एन। बिल्कुल, पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है, उतनी ही रोटेशन के बाद वो दोबारा वही पॉइंट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे भी आपके पास ऐसा हुआ है कि जीरो, पाई, टू पाई, इनमें जब मैंने पुट की वैल्यू, जीरो पे जीरो आई है, साइन जीरो जीरो, सिमिलरली साइन पाई पे भी जीरो आया, सिमिलरली साइन टू पाई पे भी जीरो आया, सिमिलरली एन पाई पे भी जीरो आया है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? ये सारे डोमेन के वो पॉइंट है जिन पे आपका फंक्शन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो यहाँ से जो एन पाई की अगर हम बात करेंगे, हमें डोमेन के पॉइंट चाहिए था कि किन किन पॉइंट को पुट करने पे आंसर जीरो ना आए। तो अगर मैं पूरे रियल नंबर में से, अगर मैं इस पूरे रियल नंबर में से एन पाई को रिमूव कर दूं,
तो आपके पास वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जिस पे नॉन जीरो आंसर है। तो यहाँ पे यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सपोर्ट ऑफ यू क्या मिल चुका है आपको, r माइनस एन पाई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। एस पी टी ये नोटेशन है इसकी, एस पी टी ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट छोटी छोटी नोटेशन है वो भी देख लेते हैं आज फटाफट। एक नोटेशन आपके पास आती है साइन फंक्शन, शायद आपने पहले इसको पढ़ा होगा सिग्नम फंक्शन के नाम से, पढ़ा है Yes. कभी? हाँ, यस, क्या होता है ये डिफाइन इस तरीके से होता है कि रियल नंबर्स पे जीरो वैल्यू देता है, ग्रेटर देन जीरो पे 1 और लेस देन जीरो पे -1। यस बिल्कुल, ग्रेटर देन जीरो पे 1 और लेस देन जीरो पे -1। ये साइन फंक्शन यहाँ पे नाम दिया गया पीडी के अंदर। हालांकि कई लोग इसे सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं, तो आप दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर हम ग्राफ देखें कुछ इस तरीके का है कि जीरो पे जीरो, एक्स को जैसे ही मैं ग्रेटर देन जीरो ले रही हूँ उस पे आंसर हर एक पॉइंट पे 1 आ रहा है, तो यहाँ से ओपन, बाकी सब पे 1, और ऐसे जो लेस देन वाले पॉइंट है उन सब पे -1 आंसर है। तो इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का। इसके बाद कुछ नोटेशंस आपको और देखने को मिलेंगी। u प्लस, u प्लस का मीनिंग क्या है, u पॉजिटिव कह सकते हैं। जो एक आपको u नंबर दे रखा होगा, अगर वो u नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर 0 आएगा, अगर u नंबर पॉजिटिव है तो आंसर u आ जाएगा। मतलब दोनों का मैक्सिमम लेना है। 0 से छोटा होगा तो मैक्सिमम 0 आ जाएगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो u मैक्सिमम आ जाएगा। तो बात वही है u पॉजिटिव की, कि नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको मत लो, आंसर 0 लिख दो, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आंसर वही नंबर लिख दो। u पॉजिटिव का मीनिंग यही है। ऐसे u नेगेटिव का मीनिंग देखें, u नेगेटिव में जो भी u दे रखा है आपको, अब मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। देखो अगर u पॉजिटिव होगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, 0, मतलब मिनिमम आंसर लिख रहे हो। u पॉजिटिव है तो आंसर 0 लिखा है, और u नेगेटिव था तो ऑब्वियसली वो मिनिमम हो जाएगा, तो उस केस में u ही आ गया आंसर। और इसके आगे हमने माइनस का साइन हो लिया। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात आई है कि इसके आगे आपने माइनस का साइन और लगाया, और यहाँ से आप ध्यान से देखना क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि ये इसके इक्वल आया या नहीं आया। से मैंने u ले लिया -5, अब बताओ u नेगेटिव की वैल्यू कितनी आएगी, u नेगेटिव की वैल्यू, u नेगेटिव का कितनी आएगी वैल्यू, मिनिमम लेना है आपको -5 और 0 का, 0 नहीं मैम 5, मिनिमम -5 और 0 का -5, एक आगे माइनस हो रहा है तो आंसर क्या आ गया, 5 मैम 5 आ गया। ठीक है, और इस इधर से अगर आप निकालोगे तो इधर से क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम ऑफ -u करोगे 5 और 0, तो इधर से 5 आ रहा है। तो आप इन शॉर्ट ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम ऑफ -u0 भी मैं इसे लिख सकती थी u नेगेटिव को। तो आप इसी से याद रख लो, दोनों में मैक्सिमम ही लेना है आपको। जब पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, जब नेगेटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये याद रखने का तरीका है कि दोनों में ही मैक्सिमम है, एक में आप पॉजिटिव यू ले रहे हैं, एक में आप नेगेटिव यू ले रहे हैं, जो भी यू दे रखा है उससे। और जो आपको फाइनली बनाना होगा, u क्या होगा आपके पास फाइनली, u इज u पॉजिटिव माइनस u नेगेटिव। जैसे आपका पीछे u था -5 हमने जो लिया था, तो उस केस में u पॉजिटिव कितना निकलेगा, 0 मैम। 0 निकलेगा ना, बिल्कुल। एक मिनट, यस, तो u पॉजिटिव अगर हम देखें, u हो गया आपके पास -5 और 0, तो मैक्सिमम हो गया 0। तो इस केस में u पॉजिटिव आपका 0 निकला है, u नेगेटिव आपका 5 निकला था। तो u क्या बन गया, u पॉजिटिव 0, u नेगेटिव 5, तो आंसर वापस -5 ही आ गया। तो अगर आपको u देखना हो कि u कैसे बनता है, u इज द डिफरेंस ऑफ u पॉजिटिव माइनस u नेगेटिव ऑलवेज। एंड मॉड ऑफ u अगर मैं ले लूं, मॉड ऑफ u मतलब
-5 नंबर आपने लिया था, आंसर 5 निकलना चाहिए, मॉड ऑफ u इज 5। वो आप टैली करके अब खुद देखेंगे, ये आपके लिए प्रूफ छोड़ दिया है कि एक बार आप u को नेगेटिव लेके देखेंगे, एक बार पॉजिटिव लेके देखेंगे और देखना क्या ये हमेशा ट्रू हो रहा है। तो मोड के केस में ये प्लस का आएगा साइन, u नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और u के केस में अगर सिंपल u लूं तो उसमें डिफरेंस ऑफ बनता है ये, ठीक है। यहाँ से हम आगे और भी चीजें निकालते हैं, खैर अभी तो हमने इतना ही किया है पीडी के लिए, लेकिन u पॉजिटिव की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ऐड करके, u प्लस u मॉड बाय 2, इनका सम हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप आगे जाके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे थोड़ा डीप में, फंक्शनल एनालिसिस जब आप करेंगे तब। अभी के लिए इतना एनफ है, ठीक है। इसके बाद आपके पास थोड़े से रिजल्ट आएंगे यहाँ पे। हम फर्दर देखो n डायमेंशन में तो आप ऑलरेडी काम ले रहे हैं, अभी तक हम जो ले रहे थे u को u से r पे भेज रहे थे। अब मैंने एक नया फंक्शन बनाया है, ये rn से था, अब मैंने एक नया फंक्शन बनाया है से u1, वो कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, u मतलब w ले लो चलो, दैट इज गोइंग फ्रॉम u टू rm, मतलब इस साइड भी अब मैंने m टप्पल ले लिया। अब आंसर जो इस साइड का वो m टप्पल में आंसर आना चाहिए, और u अभी भी सबसेट ऑफ rn है। जैसे पीछे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल रख दिया था, u x1 x2 x3 का आंसर हमने दिया था x1 प्लस x2 प्लस 3x3। अब मैं दे रही हूँ x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 और x3, ये आंसर दे दिया मैंने। तब यहाँ पे क्या बन गया, ये r क्यूब से r क्यूब पे बन गया, इधर भी 3 और इधर भी आंसर 3 आने वाले हैं। तो इस तरीके का फंक्शन भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हाइयर ऑर्डर पे। पहले हमने सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन लिया था, अब हमने क्या किया है, उस रियल वैल्यूड फंक्शन को हमने और एक्सटेंड कर दिया, rm पे ले गए, जो आंसर है वो भी m टप्पल का है। तो इसके आंसर को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे इस साइड तो हम u x लिख रहे थे, x जो भी होगा वो इसका सबसेट हो जाएगा, r क्यूब हो चाहे वो r4 हो, rn का सबसेट हो जाएगा, x तो x बिलोंग टू तो u हो गया। इस साइड के आंसर कैसे आ रहे हैं, देखो इस साइड के आंसर को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो भी आंसर आएगा 1 2 3, जितने यहाँ पे होंगे उतने आंसर आएंगे। तो यहाँ पे मैं इस आंसर को कैसे लिख सकती हूँ, u1 u2 um, इस पे x पुट करो, इसमें x की वैल्यू पुट करो, इसमें x की वैल्यू पुट करो, जो आंसर होगा। अगर 1 1 1 दिए तो पहले 1 1 यहाँ पुट करोगे, फिर 1 माइनस 1 यहाँ, फिर 1 यहाँ। तो हम इस तरीके से इसकी नोटेशन दे सकते हैं। पिछले वाले में तो हमने सिंपल लिख दिया था कि u ऑफ x, जो आंसर आ गया। अब u ऑफ x भी आगे m में डिवाइड हो रहा है, उसमें नोटेशन दे दिया u1x u2x umx। तो थोड़ा सा इसमें फर्क है, ध्यान से देखना। जो ये मैं लिख रही हूँ, जो मैं ये एक सिंगल लिख रही हूँ, ये अपने आप में भी डोमेन के पॉइंट रख रहा है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, जो u के आपने लिखा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो डोमेन के पॉइंट से एक सिंगल आंसर दे रहा है, r आंसर दे रहा है। तो इस फंक्शन को अगर मैं इन शॉर्ट लिखना चाहूँ कंप्लीटली, क्या है ये, आपने क्या लिया, w लिया है, u से rm पे लिया है, वेयर u सबसेट ऑफ rn है, सच दैट u ऑफ x आपका क्या आ रहा है, u1x u2x umx, जहाँ पे u1 u2 umx जो है, दैट मीन्स u के जो हैं वो आपके कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, u से r पे जा रहे हैं, वेयर k इज इक्वल टू 1 to m। तो इन 3 स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये जिसको समझ आ गया उसको पीडी पूरा समझ आता जाने पे। यहाँ से हम आगे भी जा सकते हैं, नेट का जो लेवल है इससे आगे का आता है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स बनाता है। यहाँ से r m इधर है, n टप्पल इधर है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स से सारे काम जज हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, एक बार रिवाइज करके आना। आज के लिए अभी हम इतना ही करेंगे। कुछ हाँ इसमें टॉपिक्स अभी और रहते हैं आपके फंक्शन में ही हम इंडिकेटर फंक्शन पढ़ेंगे, भी आगे लिप्सिस फंक्शन पढ़ेंगे, कॉन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इतना और है फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव वाली नोटेशन आपकी रहती है, जो मेनली डेरिवेटिव वाली है वो रहती है, इंटीग्रेशन की नोटेशन रहती है, और फंक्शन स्पेस की। 3 हमने और नोटेशंस करनी है, तो कल का दिन और हम नोटेशंस पे देंगे।
हो सकता है एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि जिसको नोटेशन क्लियर होगी उसी को पीडी क्लियर होगा अच्छे से। नोटेशन को मत स्किप करना कोई भी। यस, एनी डाउट? नो मैम। मैम कल क्लास 5 से 6 बजे है फिर। तनु क्या कह रहे हो? मैम कल क्लास का टाइम कल 5 से 6 बजे का है। हाँ, 5 से 6 कंफर्टेबल है सबको, तो 5 से 6 आपस में अपना डिसाइड कर लो, चाहे 5 से 6 और 6 से 7 दोनों स्लॉट अवेलेबल हैं। अब तनु तुम किस टाइम कंफर्टेबल होते हो? मैम मैं 6 से 7 में कंफर्टेबल हूँ। 5 से 6 कुछ काम होता है और वो हर रोज ही होता है, मतलब उसको नहीं स्किप कर सकती मैं। अच्छा, मीनाक्षी तुम भी 6 से 7 कह रहे थे? ठीक है दी, 6 to 7। 6 to 7। मनीष तुम्हारा काम 5 से 6 में शिफ्ट कर लो, ठीक है? रिचा आज तुम कैसे शांत बैठे हो, समझ आया है कुछ? हाँ दीदी आया है। आज बहुत शांत बैठे थे तुम। चलो रेशम हो गया क्लियर? हाँ जी दी। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर हम 6 to 7 में ही, सभी के लिए यही टाइम रख लेते हैं 6 to 7, और मॉर्निंग 8 to 9। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर। बाय दी, थैंक यू। ओके।